जी। नमस्ते दोस्तों। आप सभी का स्वागत है और हमारी नई टीम का चेहरा देख के मुझे बड़ा आज हर्ष हो रहा है। खुशी आ रही है मुझे कि सिंगरौली की हमारी टीम गठित हो गई और हमारे युवा यहाँ हमारे साथ हैं। तो आप सभी ने अपना मेल देख लिया होगा। मेल में आपको जो लेटर मिला है उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो सब आपने देख ली होंगी। तो मैं पहले सबको वेलकम कर लेता हूँ। ऋचा जी हमारे हेड हैं विमेन विंग की, आपका स्वागत कर रहा हूं मैं। रामनाथ, आप हमारे यूथ विंग बॉयज विंग के आप हेड हैं, आपका भी स्वागत है। संजना हमारे यूथ गर्ल्स विंग के हेड हैं, आपका स्वागत है। लल्लू, आप हमारे यूथ विंग में कोऑर्डिनेटर हैं रामनाथ जी के साथ, आप उनका सपोर्ट करेंगे बॉयज में, तो आपका भी स्वागत है। और आप सभी को कुछ भी सवाल हो, आज हमारा जो ये ट्रेनिंग सेशन है ये बेसिकली इसलिए हमने रखा है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। और पहले हम अपनी एनजीओ के बारे में भी थोड़ा और जान लें कि हमारे विजन क्या है और मिशन क्या है। अब अगर कोई भी शब्द मेरे आपको समझ में नहीं आते, क्योंकि कई बार मैं अंग्रेजी शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझसे पूछ लीजिए कि उसको आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा हिंदी में कहने की। और नहीं तो हमारे रामनाथ जी हैं हमारे को सपोर्ट करने के लिए, हिंदी में बताएंगे। ठीक है। तो अब पहले पावर इन मी फाउंडेशन जो है इसका गठन हमने 2019 दिसंबर में किया था। और अब जैसे कि आपको मालूम है कि मैं भी हीमोफिलिक हूँ और यहाँ पे सब लोग हीमोफीलिया से जुड़े हुए हैं। रामनाथ खुद हीमोफिलिक हैं, संजना के पिताजी हीमोफीलिया के पेशेंट हैं, ऋचा जी के बच्चे को बेटे को हीमोफीलिया है, वो खुद माँ है। लल्लू के छोटे भाई को हीमोफीलिया है। तो हम सब इस एक जो रक्त का बीमारी है हीमोफीलिया, उससे जुड़े हुए हैं। कुछ तो खुद उससे सफर कर रहे हैं, कुछ उनके परिवार में उनके बच्चे, उनके घर परिवार वाला उसकी वजह से झेल रहा है। तो हम सब उसकी परेशानियों को जानते हैं। और इसके जैसे और भी कई बीमारी हैं रक्त से संबंधित। तो हमारा जो मकसद है पावर मी फाउंडेशन का, ना केवल हीमोफीलिया के पेशेंटों के लिए है, क्योंकि हम लोग जो परेशानी झेल रहे हैं हमारे जैसी बीमारी और भी लोगों को है। और कई तो ऐसी बीमारी हैं जो हमसे भी ज्यादा गंभीर, उनका भी इलाज नहीं हो सकता। हमारी तो दवाई फिर भी है, ट्रीटमेंट अवेलेबल है, कईयों का ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं है। हमारी महंगा दवाई है। तो आज कम से कम इतने दिन के एडवोकेसी के बाद सरकारें हमें अवेलेबल करवा रही हैं। तो वो हमारी एक जीत है और हमें हमारे जिले अस्पताल में मिल रहा है। और मगर यहीं पे रुकना नहीं है हम, क्योंकि ये बीमारी का सिर्फ एक हिस्सा नहीं कि भाई कट जाए, ब्लीडिंग नहीं रुक रही है। अब सीवियर केस है, हम सब के यहाँ पे सीवियर केस है, यानी बिना कटे पिटे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, आपके अंदरूनी रक्तस्राव होता है जॉइंट्स में, मसल्स में, टिश्यू में, जिससे जॉइंट्स खराब होने लगते हैं। और उसके उदाहरण तो अब मैं 37 साल का हूँ, मेरे भी राइट नी में प्रॉब्लम है, लेफ्ट एल्बो में प्रॉब्लम है, ब्लीड होती रहती है बीच बीच में, तो फैक्टर जाके इंजेक्शन लगवाते हैं। संजना, आपके पापा आप देख रहे होंगे कि कैसे अ, समय के साथ उनको भी परेशानी बीच में बढ़ जाती है, तो वो भी तकलीफ में रहते हैं। और ना केवल शारीरिक रूप से, पर मैं जितने बार भी बात किया हूँ आपके पापा से, मुझे लगता है कि वो मानसिक रूप से भी वो दुखी हैं कि वो उतना नहीं कर पाते जो एक पिता को करना चाहिए। वो हम सब समझते हैं उस चीज को, वो लिमिटेशन है बीमारी का। पर हमें इसीलिए हमारा संगठन बनना जरूरी है। और हम सबको, और आप बेटी होके बोलो पापा को, मैं सपोर्ट कर रही हूँ आपको और आपको आगे लेके मैं चलूंगी। ठीक है। रामनाथ, आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपको मालूम है क्या चैलेंज फेस किए हैं। हम लोग लखनऊ में मिले थे, आप कंधे में ब्लीड होने के लिए, यहाँ पे आपको नहीं मालूम था तो आप वहां लखनऊ जाते थे कंधे में ब्लीड के लिए, इंजेक्शन लगवाने के लिए। 500 किलोमीटर अप डाउन करना, टिकट न मिलना टाइम पे, कैसे ट्रैवल किए हैं वो हम जानते हैं। ऋचा जी, आप तो 5 साल लग गए आपको आपके बेटे का बीमारी आने में, और जिसकी वजह से बेटे को तकलीफ है दोनों घुटने में और वो चल नहीं पा रहा है। आज 12 साल का है ना क्रिश? जी। जी, 12 हाँ। साल। तो जब ये है कि 12 साल के बेटे को माँ गोदी में उठा के लेके आ रही है हॉस्पिटल में,
और बच्चा भाई बढ़ना ही है। और तो ये एक ऐसी चीजें हैं कि हमें रुकना नहीं। लल्लू बड़े भाई की जिम्मेदारी निभा रहा है अपने, उसके छोटे भाई को तकलीफ है। और अभी भी पिछले 2 महीने से ये लोग, इनका परिवार बहुत ज्यादा झेल रहा है, क्योंकि उसको राजेश को ब्लीडिंग हो गई थी कई बार, उसको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा, ब्लड चढ़ा है। तो ऐसे कष्ट सब लोग झेल रहे हैं, हम सब एक दूसरे के कष्ट को जानते हैं। तो यही हमारी ताकत भी है कि हम जानते हैं कि तकलीफ क्या होती है, दर्द क्या होता है। आपने देखा होगा कि हमारे जो पोस्ट भी मैंने बनाया है उसमें हमारा जो स्ट्रेंथ है, हमारी ताकत है कि हम एक दूसरे के दर्द को जानते हैं, पहचानते हैं, और हमारे जैसे जो दूसरे परिवार वाले हैं उनके भी कष्ट को हम जानते हैं। तो आज हमें बस उसी ताकत को लेके चलना है कि हम दर्द को महसूस करते हैं। और यही हमारे संगठन का, हमारे एनजीओ का भी मकसद है कि हमारे जैसे और भी जितने गंभीर दुर्लभ बीमारी के परिवारजन हैं, पेशेंट्स हैं, उनको एक डिग्निफाइड लाइफ, इज्जतदार जिंदगी जीने का हक है। क्योंकि फंडामेंटल राइट है, देखिए फंडामेंटल राइट तो समझते हैं सब लोग, मूल अधिकार है किसी भी देश के वासी का, या फिर किसी भी इंसान का, कहीं पे भी किसी देश का वासी हो ना हो, ठीक है, चाहे वो भारतवासी हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे ब्रिटेन में हो, कहीं पे भी हो, सबके मूलभूत अधिकार होते हैं। राइट टू लिव, जीवन जीने का अधिकार। तो जीवन जीना सिर्फ ये नहीं है कि आप खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, ये जीवन जीना नहीं है। राइट टू लिव का मतलब है आप बाकी वो सब चीज भी अच्छे तरीके से कर सकें जो एक अच्छे जीवन के लिए चाहिए। तो हमारी कोशिश यही है कि हमारे जैसे और जितने भी लोग हैं, उनके परिवारजन हैं, उनको वो इज्जतदार जिंदगी जीने की सहायता कर सके। तो ये हमारा मेन मकसद है। तो जब भी आपको ये लगे ना कि हमें क्या, मैं क्या करूं, कभी ये लगे कि मुझे रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आप इस मकसद को ध्यान कीजिए कि आपका मकसद कितना बड़ा है। तो जो भी परेशानियां आएंगी वो सब छोटी मोटी है। तो अब जैसे ऋचा जी हैं, ऋचा जी हमारी हेड है विमेन विंग की। अब इसकी विमेन विंग की अलग से हम क्यों बात करते हैं, क्यों नहीं बोलते कि सिर्फ एक ही टीम है। दरअसल हम सिंगरौली एक छोटा शहर है, मगर यहाँ से अगर हम ऐसे देखें रेवेन्यू जनरेशन के बारे में, तो बहुत पैसा जाता है, क्योंकि कोयला खदान है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, बहुत पैसा है यहाँ पे। मगर यहाँ पे उस तरीके का ना तो शैक्षणिक विकास है, ना ना तो मानसिक विकास है लोगों का। अभी भी उन सब चीजों में पिछड़ा है, और बेरोजगारी भी काफी है इतने सारे संस्थान होने के बाद। और स्वास्थ्य सुविधाएं भी वैसी नहीं। अब ग्रामीण क्षेत्रों में, और या फिर हम लोग का शहर कोई मेट्रो शहर जैसा नहीं है, वैसी मानसिकता नहीं है। तो महिलाएं कई बार क्या है, झिझकती हैं, उनको उनके बच्चों को तकलीफ होती है, तो वो नहीं बता पाती खुले। और जैसे हम लोग हैं, अब हम, मैं पुरुष हूँ, हम लोग जाके अगर महिलाओं से बात करेंगे, तो वहां पे भी अब विचार कैसे हैं, हमें उन सब चीजों के बारे में भी सोचना हो। और खुल के वो महिलाएं नहीं बता पाएंगी हमें कि उनको क्या तकलीफ है, उनके बच्चों को क्या तकलीफ है। तो ऐसे में एक महिला होके आप उनसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते, हार्ट टू हार्ट बात कर सकते। और कई जैसे आप, हमने, मेन बात हमारी जो ताकत है, दर्द को हम समझ सकते हैं। तो जब किसी को दर्द होगा, तो आपको भी पता होगा कि उसको वो क्या दर्द है और वो क्या बोलना चाह रहा है। तो आप सही सवाल उससे कर पाएंगे, ताकि उससे उसकी परेशानी निकाल पाए। क्योंकि जब आप उसकी परेशानी अच्छे तरीके से जान पाएंगे, तभी आप उसको समाधान दे पाएंगे, जो हमारा मेन मकसद है। अब उस समाधान के अंदर हम स्वास्थ्य, हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, लाइवलीहुड जनरेशन यानी रोजगार, ये है, पर्यावरण, और जो ग्रामीण डेवलपमेंट है, वो हमारे हिस्से हैं। हम ये सारे चीज कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं, ये चीज मैं बताता हूँ। अब स्वास्थ्य, आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो क्या आप अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। आज रामनाथ पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, वही जानता है कितना स्ट्रगल किया है उसने, बीमारी के साथ लड़ लड़ के किस तरीके से हिम्मत बना के पढ़ाई कर रहा है। अगर हम, मैं बताऊं रामनाथ, हम लोग बहुत लकी लोगों में से हैं जो हम अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर पा रहे हैं।
मैं कई ऐसे हीमोफीलिया के पेशेंट्स को मिला हूँ, भाइयों को मिला हूँ वहाँ दिल्ली में और लखनऊ में, जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ, काम किया है या ट्रेनिंग की है, जो अपने यानी स्कूल की शिक्षा भी नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्र की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर क्षेत्र जो है ग्रामीण क्षेत्र है सिंगरौली का, और पिछड़े वर्ग हैं। तो ऐसे में क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है अंधविश्वास और इन सब चीज में ज्यादा विश्वास करते हैं, तो और उन्हें नहीं समझ में आता, झाड़ फूक में और इन सब चीज में वो करते हैं, जिससे जो पेशेंट है वो सफर कर रहा है। और जब तक उन्हें ये लगता है कि हमें और सपोर्ट की जरूरत है, इसका इलाज करवाना चाहिए, तब तक पेशेंट जो है वो या तो परमानेंट डिसेबल हो जाता है या फिर वो मेंटली इतना डिप्रेस हो जाता है कि उसे और कुछ करने की इच्छा नहीं। तो हमें इस चीज को भी संभालना होगा। ये हमारी जिम्मेदारी कि हम इस लेवल पे चीजों को समझें। तो ऋचा जी, आप महिलाओं के साथ ऐसे कनेक्ट करेंगी, उन्हें अपने साथ वॉलंटियर करने में मदद करेंगी, और जो माएँ हैं, बहनें हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगी जिनके बच्चों को इस तरह की बीमारी है, ताकि उनको एक सपोर्ट मैकेनिज्म रहे कि कभी तकलीफ है तो कम से कम एक जगह आके बात कर सकते हैं और हिम्मत बनी रहे। ये आपका काम होगा। और साथ में आप जैसे बता रही थी कि आपने ट्रेनिंग ली है सिलाई और कढ़ाई वगैरह की, और आप अचार वगैरह और ये सब एम्ब्रॉयडरी वगैरह का काम जानती हैं, तो लाइवलीहुड जनरेशन हमारा एक मकसद है। लाइवलीहुड मतलब रोजगार के माध्यम। ऐसे में क्या होता है कि जिसके घर में तकलीफ है, जैसे आप भी जानती हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति पे निर्भर हो गया है परिवार। आपके हस्बैंड अर्निंग करेंगे और अगर आप बच्चे को बार बार हॉस्पिटल लाना है, वो तो कंपलसरी है, तो आने जाने का खर्चा जी। तो है। और उसके अलावा और भी कई आकस्मिक खर्चे होते हैं। अब लल्लू बता सकता है, अभी रिसेंटली इसने 2 महीने में इन लोगों के घर परिवार ने बिना सोचे समझे इन लोगों का खर्चा कितना सारा हुआ, लाखों रुपया बेचारों ने खर्चा किया है। क्योंकि आकस्मिक इतना ऐसा तकलीफ हो गया कि जान बचाना पहले इम्पोर्टेंट है। पैसा कहाँ से आ रहा है, उधारी आ रहा है, क्या बेच के आ रहा है, वो चीज आदमी नहीं सोचता। तो ऐसे में आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है कि आकस्मिक अगर कोई प्रॉब्लम आए, क्योंकि हमारी बीमारी में आकस्मिक ही प्रॉब्लम आती है। आप नहीं बता सकते कि भैया रात में बढ़िया सोए हैं तो सुबह ढंग से ही उठेंगे, पता चला सुबह एल्बो में ब्लीड हो गई या फिर और कहीं पे ब्लीड हो गया, प्रॉब्लम हो गई। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है। तो ये सब चीजें हमें लेके चलना है, इसीलिए उन्हें इकोनॉमिकली फाइनेंशियली मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो महिलाओं के साथ कोऑर्डिनेट करके आपका ये जिम्मेदारी होगा। संजना जो हमारी यूथ विंग गर्ल्स विंग की हेड हैं, वो आपके साथ कोऑर्डिनेट करेंगी। वॉलंटियर्स जो हैं वो नए वॉलंटियर्स जोड़ेंगी, जो गर्ल्स वॉलंटियर हैं, जिनको हमारे विजन समझ में आते हैं। और मैंने आप लोगों को वो ग्रुप में वो भी डाल दिया था पीडीएफ, जिसमें लोग हमारे साथ वॉलंटियर क्यों करें उसके हमने रीजंस भी मैंने दिए हैं। अगर उसमें कुछ आप लोगों को ये लगता है कि पॉइंट समझ में नहीं आया है, तो मोटी मोटा मैं समझा देता हूँ। कोई हमारे साथ वॉलंटियर क्यों करे? अब वॉलंटियर इसलिए करे क्योंकि अगर आप समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपको उस बदलाव का हिस्सा होना होगा, और हमारे साथ हम उस बदलाव को, पॉजिटिव चेंज को लेके आना चाह रहे हैं, तो आप उसमें योगदान दे सकते हैं। और क्योंकि हम ट्रेनिंग देंगे, तो आपको नए स्किल सेट सीखने को मिलेगा। आज के डेट में नौकरी ऐसे नहीं मिलती, हर रोज कुछ नए नए स्किल सेट्स बन रहे हैं, और जो आज से 5 साल 10 साल पहले नहीं थे। तो हम उस चीज की भी ट्रेनिंग देंगे। नए प्रोजेक्ट्स जो हम कर रहे हैं उसके लिए जो स्किल्स चाहिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए जो स्किल्स चाहिए, तो वो हमारे जो हेड्स हैं, रिस्पॉन्सिबल लिए हुए हैं, उनकी ट्रेनिंग देंगे उनको। और प्लस उनकी जो टीम है, जिनको उन्होंने चिन्हित किया है, वो बताएंगे कि ये हमारे कोर टीम है, उनकी अपनी, तो उनको ट्रेनिंग देंगे ताकि वो बाकी लोगों को वो स्किल सेट्स और वो सुविधा, उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए काम कर सकें। तो आप नए स्किल सीख रहे हैं, जिससे आप दूसरों से, आपके ही उम्र के उस एरिया के जो लोग हैं उनसे और बेटर हो जाएंगे। आप और बेटर कंपटीशन वाइज हो जाएंगे, आपको जॉब में बेनिफिट मिलेगा। और उसके साथ साथ हमारे जैसे कुछ और प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, जिसको मैं खुद दे रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैं एक दूसरे एनजीओ के लिए मास्टर ट्रेनर मशरूम के लिए, जो ग्रामीण क्षेत्रों के स्वयं सहायता समूह जो महिलाएं हैं,
तो उनको मैंने ट्रेनिंग दिया मशरूम का कल्टीवेशन कैसे करना है। तो ये ट्रेनिंग भी दूंगा। मैं सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग का भी ट्रेनर रहा हूँ, तो मैं उसकी भी ट्रेनिंग दूंगा कि किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज समझना है। ये सब आपकी ट्रेनिंग होंगी कि किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज समझना है, कि सामने वाला हमारे बात में इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, कैसे उस चीज को समझना, उसकी उस पॉइंट को कैसे समझना है, ये सब चीज हम समझ सकते हैं। वो सारा चीज ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके अलावा कई जो इंडस्ट्री के मेरे फ्रेंड्स हैं, एक्सपीरियंस फ्रेंड्स हैं, आ, वो ट्रेनिंग देंगे कुछ चीजों की, जिससे और जिसकी सर्टिफिकेशन हम देंगे। तो वो चीजें आपको सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगी, जो आपको फर्दर आप कहीं पे जॉब करने के लिए अप्लाई करते हो या कहीं पे भी, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। एंड इन केस मान लीजिए आपके काम करने से और आपके चीजों से लोग इम्प्रेस्ड हैं, जो ट्रेनर्स हमारे इंडस्ट्री के या दूसरे डोमेन के जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो आते हैं ट्रेनिंग देने, वो इम्प्रेस्ड होते हैं, तो दे मे हायर यू, या फिर रेफरेंस दे सकते हैं अपनी कंपनी में, या फिर जहां पे वो जानते हैं कि वैसे स्किल सेट के क्वालिफिकेशन के बेसिस पे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, दे कैन गिव रेफरेंस। ये सिर्फ इनके लिए बेनिफिट ही बेनिफिट है, हमारे वॉलंटियर्स के लिए। आप समाज के लिए काम करो, ऑटोमेटिकली आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। ये चीज है। तो आप साथ में रहो, एक पॉजिटिव चेंज लेके आओ। ये वाली चीज है। रामनाथ, आपका जिम्मेदारी है कि युवा लड़कों को साथ में जोड़ना, जो हमारे विजन को समझें। और क्योंकि रूट प्रॉब्लम ये है हमारे, अब हम जब जिले की बात कर रहे हैं, सिंगरौली के अंदर स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, एजुकेशन की प्रॉब्लम है, रोजगार की प्रॉब्लम है। ये जो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये तीनों प्रॉब्लम है। इसके अलावा पर्यावरण और ग्रामीण विकास, सारा चीज यहाँ पे इश्यूज है, सारे प्रॉब्लम्स है। तो सॉल्यूशंस हम बात कर रहे हैं, हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, हम चीजों की ट्रेनिंग देंगे। कुछ चीजें नए प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे अब मैं कुछ नए प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा हूँ। मेरा छोटा सा जमीन है, वहां पे शुरू करूंगा पर्मा कल्चर, एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक तरीका है, तो उसको शुरू करूंगा। वो प्रोजेक्ट को अगर कोई वॉलंटियर करना चाहे, उसके पास छोटी जमीन वो अपना इस्तेमाल करना चाहे, तो वो उस चीज को कर सकता है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी। ठीक है। और कुछ अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। आप लोग को कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी के मोटी मोटा जो था, मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और आपको काम शुरू करना है। एंड रामनाथ, आप आपके कॉलेज आप जाते हैं, आपके इर्द गिर्द आप लड़कों से बात करें। उनको मुझे पता है आप ऑलरेडी, आपने 2-3 वॉलंटियर्स के नाम भेजे हैं मुझे, उनके डिटेल्स के साथ। तो उनकी भी ट्रेनिंग, एक हम लोग अलग से बॉयज विंग की ट्रेनिंग लेंगे वॉलंटियर्स की, क्योंकि उनको बताना है बकायदा कि हीमोफीलिया क्या होता है, हीमोफीलिया में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि कई मिथ भी हैं, जो लोगों को लगता है कि क्या ऐसा होता है, क्या वैसा होता है, उनके बारे में बात करना है। क्योंकि ये वॉलंटियर जब समाज में जाएंगे इसका सोशल अवेयरनेस करने के लिए, तो उन्हें भी जब तक पूरी क्लैरिटी नहीं होगी, तो वो कैसे जाके अवेयरनेस करें। ठीक है। और हमें डोनेशन और फंड रेजिंग के कैंपेन शुरू करने हैं। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप उस चीज पे भी थोड़ा सा सोच लें कि किस तरीके से शुरू करना है, और आपका विंग जो है बॉयज विंग किस तरीके से काम उस चीज को लेके कर सकता है। कुछ आप अपने तरफ से आइडिया लेके आए, और मेरे साथ आप डिस्कस करें। हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि इस तरीके से लेके जाना है, ताकि आपके विंग का वो प्रोसेस चालू हो जाएगा। ठीक है। वॉलंटियर्स जोड़ के साथ में लेके चलना है। लल्लू, आप साथ में रामनाथ जी के साथ में आप कोऑर्डिनेट करिएगा। ठीक है। क्योंकि फंड रेजिंग इसलिए जरूरी है कि हमें पोस्टर, बैनर, ये सब चीज तैयार करनी है। अभी हमारा वेबसाइट नहीं है, तो हमें वेबसाइट तैयार करना है। तो वो सब चीज के लिए थोड़े से फंड चाहिए। और जब वॉलंटियर्स को हम कहीं पे भेजेंगे, तो उनके आने जाने का खर्चा, और जितना देर वो लोग बाहर फील्ड में रहेंगे, तो उनको खाने पीने, नाश्ता पानी का खर्चा, वो सब चीज हमें एज एनजीओ के माध्यम से ही देना है। तो फंड हमारे पास नहीं रहेगा तो हम उनको नहीं दे पाए। तो हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि जो हमारा सहयोग कर रहा है, वो भूखा ना रहे, प्यासा ना रहे, और उसे तकलीफ इस चीज का ना हो कि उसके आने जाने का तकलीफ है, ये वाला चीज है। तो हमें ये अपनी जिम्मेदारी हमें इस तरीके से करनी है। इसीलिए हमें फंड रेजिंग करना है। और संजना,
आपकी अभी जिम्मेदारी आपकी भी इसी तरीके से है कि आप जो लड़कियां इंटरेस्टेड हो, आपकी दोस्त और कॉलेज में जो साथ में पढ़ते हैं क्लासमेट लड़कियां जो हैं इंटरेस्टेड हैं, तो उनको साथ में लेना। और क्या कैंपेन आप लोग कर सकते हो, किस तरीके से इनोवेटिव, मान लो क्योंकि लड़कियां जो है थोड़ा सा क्रिएटिविटी में लड़कों से ज्यादा बेटर होती हैं, तो उस तरीके की क्या चीज, जैसे चार्ट पेपर वगैरह का कुछ लेके करना हो, या डिस्प्ले वगैरह कुछ बनाना हो, कुछ इस तरीके का कुछ अगर आपके दिमाग में है, तो आप इस तरीके का कुछ तैयार करके मुझसे डिस्कस कर सकती हैं। और हम वो गर्ल्स विंग के जो गर्ल्स वॉलेंटियर्स होंगे उनका भी हम अलग से ट्रेनिंग करेंगे। उनको बकायदा बताना है कि हिमोफीलिया क्या होता है, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, और महिलाओं में हिमोफीलिया होता है कि नहीं होता है, और कैरियर क्या होते हैं, उसका क्या मतलब होता है, और किस तरीके से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाना होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो उन्हें भी पता होना चाहिए, तब जाके वो दूसरी लड़कियों को और महिलाओं को उन चीजों के बारे में एजुकेट कर सकते। ठीक है, कुछ और अगर आप लोगों को पूछना है, अभी भी हमारे पास 1 मिनट बचा है, तो आप लोग पूछ सकते भैया ये पूछ रहे थे, हैं। हाँ जो हम वॉलेंटियर्स उसमें ऐड कर रहे हैं, तो बोले कि इसमें काम क्या करना पड़ेगा और इधर। हाँ, तो वही चीज मैंने बताया ना कि वॉलंटियर्स को काम क्या करना पड़ेगा। ऐसे अब हमें सोशल अवेयरनेस करना है। अभी तक हमने स्कूलों में और कॉलेज में जाके किया है। अभी अब जैसे आप अपने कॉलेज में जा रहे हो, आपके कॉलेज में आप जाके बात कर सकते हो कि हमें एक सेशन करना है अवेयरनेस का। ठीक है, आप एज ए हम्म। टीम जाओगे तो आपके जो मैनेजमेंट है वो आपकी बात सुनेगा। और सही बात कर रहे हो आप, एक दो क्लास में भी हम लोग अगर दे सके, एमएससी में ही मान लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में ही 2-3 क्लास को दे दिए, तो हमारा एक्टिविटी चल रहा है ना। इस तरीके से स्कूलों हाँ में, अब मान लीजिए ग्रामीण स्कूल हैं आपके क्षेत्र के, आपके आसपास के, तो आपके हाँ। वॉलंटियर्स जो आपके साथ के हैं, वो नहीं पता होगा तो वो स्कूल में जाके दे सकते हैं। उसका बकायदा फिर फोटो खींचना है, वीडियो बनाना है, ये सब काम हमारे जिम्मेदारी के हिस्से हैं वॉलंटियर्स के। ठीक है, ये सारी चीजें, इसकी मीटिंग हम लोग अलग से फिर से करेंगे, क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग उस चीज में भी देना है। आप अपने तरफ से जो ब्रीफ दे सकते हो दीजिए, और जो भी सवाल हैं उनके तरफ से वो सब लिख लीजिए, और फिर हम उसके ऊपर मीटिंग करेंगे, एंड उन सब सवालों के क्या जवाब होने हैं, और वो बकायदा हम आपके